स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद आज नई सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं एनसीपी लीडर अजीत पवार छठी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके अलावा शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के बाद शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले दूसरे नेता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। अब इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही देश भर के 400 साधु संतों को भी शामिल होंगे। इसके बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 19, एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 नेता शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, पवार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला था। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे और महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, पवार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला था। इसके साथ ही अब सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 19 और एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 नेता मौके पर शपथ ले सकते हैं और आज फडणवीस की मुख्यमंत्री के पद पर आज वो शपथ ग्रहण लेंगे और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेज दिया गया है और इसके साथ ही देश भर के 400 साधु संतों को भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। और आपको इसके साथ ही बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 19, एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 नेता शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया। अब इस अधिनियम के दायरे में कामिल यानी स्नातक और फाजिल यानी स्नातकोत्तर डिग्रियां बाहर की जाएंगी और इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आए फैसले में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि यूपी मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद आतंकी अपने मददगारों के जरिए जेल से नेटवर्क चला रहे थे। सीमा पार बैठे आकाशों के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिशें रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग और राज्य एजेंसी ने मामले की जांच के लिए बुधवार को सेंट्रल जेल में दबिश दी और सुबह की गई कार्रवाई में जेल के अंदर बैरकों और ब्लॉकों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। सीआईके के एक प्रवक्ता ने बताया कि जेल परिसर में तकनीकी हस्तक्षेपों का पता लगाने के लिए छापे मारे गए। 2023 में दर्ज एक मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीनगर की अदालत से जारी वारंट के अनुसरण में जेल में तलाशी ली गई और जांच के सामने आया कि जेल में बंद आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकांक्षों के बीच संवाद कराने के लिए मददगारों के जरिए मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण पहुंचाया जा रहा है।
सीमा पार से आतंकी संगठनों के आका जेल में बंद आतंकियों से संपर्क में है और उनके जरिए वो कश्मीर घाटी के सक्रिय आतंकियों को हमला करने के निर्देश देते थे। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बीते दिन केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड के लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। बता दें कि संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और इस दौरान प्रियंका ने आगे कहा कि हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया। वहां के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, लोगों के घर, बिजनेस, स्कूल सब कुछ बह गया है। वहां लोगों की जितनी मदद की जाए वो करनी चाहिए। वायनाड में प्रभावित लोगों के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं। बता दें कि वायनाड में 29 जुलाई की रात करीब 2 बजे और 4 बजे के बीच मुंडक्कई, चरुलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी और इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। मैंने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ की खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला के साथ मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए थे और थिएटर के बाहर आरटीसी एक्स रोड पर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे। अब इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की की वजह से कई लोगों एक दूसरे पर गिर गए और कुछ लोग घायल भी हुए। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं और इसमें अल्लू अर्जुन के फैंस को बेहोशी के हालत में देखा गया। पुलिस ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। बता दें कि स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन वक्त पर नहीं पहुंचे थे और इस वजह से फैंस की भीड़ और बढ़ती चली गई। अल्लू के कार्यक्रम के आखिरी में जब संध्या थिएटर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए फैंस बेकाबू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर तैनात सिक्योरिटी और पुलिस जवानों की संख्या भी उतनी नहीं थी जितनी सिचुएशन को संभालने के लिए जरूरी थी।
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देश के अधिकतर हिस्सों में सर्दियों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लानीना की अनुपस्थिति की वजह से इस साल सर्दी सामान्य से गर्म रह सकती है और इस बार सर्दियों में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व हिस्सों के अधिकतर इलाकों में शीतलहर वाले दिनों की संख्या भी सामान्य कम रहने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लानीना की अनुपस्थिति की वजह से इस साल सर्दी सामान्य से गर्म रह सकती है। लानीना प्रशांत महासागर और ऊपर के वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया की वजह होता है और लानीना आमतौर पर ठंडी सर्दियों से जुड़ा होता है, लेकिन ये इस साल घटना नहीं हुई है और लानीना के दौरान व्यापारिक हवाएं मजबूत हो जाती हैं, जिससे जल की बड़ी मात्रा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। इससे पूर्व प्रशांत क्षेत्र में तापमान ठंडा हो जाता है। हालांकि जनवरी-फरवरी 2025 के आसपास लानीना की स्थिति में विकसित होने की अधिक संभावना जताई गई है। नए साल की शुरुआत तक लानीना की स्थिति बढ़ने की आसार जताई जा रही है। दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो पर केबल की चोरी का मामला सामने आया है। कीर्तिनगर मोदी नगर के बीच घटना हुई है और इसकी वजह से मेट्रो के परिचालन पर असर देखने को मिल रहा है। इस घटना के चलते ब्लू लाइन पर मेट्रो धीमी गति से चलेगी और इसे लेकर डीएमआरसी ने बयान जारी किया है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी नगर और कीर्ति नगर के बीच केबल चोरी होने के कारण ब्लू लाइन पर सेवाओं में देरी हो रही है। असुविधा के लिए खेद है। डीएमआरसी ने एक्स पर लिखा कि मोदी नगर और कीर्ति नगर के बीच ब्लू लाइन पर केबल चोरी की समस्या रात में परिचालन के वक्त समाप्त होने के बाद ही ठीक हो सकेगी। अब क्योंकि दिन के दौरान प्रभावित खंड पर ट्रेन प्रतिबंधित गति से चलेगी, इसलिए सेवाओं में कुछ देरी होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी यात्रा की योजना इसके मुताबिक ही बनाएं, क्योंकि यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय लगेगा। बता दें कि ब्लू लाइन सबसे बिजी मानी जाने वाली लाइन है और इसे दिल्ली मेट्रो का सबसे बिजी रूट भी कहा जाता है। धीमी रफ्तार से मेट्रो चलने की वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।